जय हिंद दोस्तों। हमारे साथ हैं हमारे रिसर्च स्कॉलर, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, प्रदीप कुमार जी हैं। और प्रदीप कुमार जी ने नेट क्वालिफाई किया है हाल ही में कुछ दिन पहले। तो इनको नेट के लिए बहुत बहुत बधाई धन्यवाद प्रदीप जी। और आप हमें ये बताइए, आप सबसे पहले नेट कितनी बार में आप क्वालिफाई हुए थे? सर मेरा नेट दूसरी बार में क्वालिफाई हुआ। दूसरी बार में, बहुत खुशी की बात है। देखिए, फर्स्ट टाइम में तो बहुत कम लोगों का हो पाता है, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। दूसरी बार में भी नहीं होता है, तो बहुत ही अच्छा मतलब सफलता है आपका। कई लोग तीसरी बार या चौथी बार, मैं इस बात को मानता हूँ इस मामले में कि भले पांचवी बार में निकले लेकिन नेट निकल जाए बस। देर कभी नहीं होती, एक कॉन्सेप्ट है, देर कभी नहीं होती। कई लोगों का नेट पहले निकलता है और बाद में नेट निकलने वाले का जॉब लग जाता है, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब नहीं कि बाद में निकले नेट, इसका मतलब यह है कि सब चीज अपने मेहनत, आपके क्या बोलते हैं कि ऊपर वाले की रहमत, ब्लेसिंग्स, माँ बाप की दुआ, सब चीज़ इसमें शामिल होती है। ठीक है, तो बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा हुआ। तो हम ये जानना चाहेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ना घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि उनका नेट जो है ना राइट टाइम पे नहीं निकलता है। कई बार 2 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार एग्ज़ाम देने के बाद 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से छूटता है। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रही, कैसे कैसे तैयारी किया, और क्या बताएंगे उन विद्यार्थियों को जिनका 4 नंबर से छूट जाता है, 2 नंबर से बार बार छूटता है? मैं इसको ये नहीं मानता हूँ कि योग्यता की कमी है। ये अब 1-2 नंबर आगे पीछे होना तो वो तो मतलब ह्यूमन एरर भी हो जाता है। कई बार तुक्के से भी किसी का 2 नंबर आगे लग गया तो भाई उसका हो गया। तो बताइए प्रदीप जी, कैसे कैसे वो विद्यार्थी का क्या प्लानिंग होगा, आपने क्या प्लानिंग अपनाया, उनको क्या फायदा होगा? सही, इसमें तो हमारा जो पहला सब्जेक्ट होता है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है। हाँ। उसमें अगर आपका जो लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल जो पोर्शन होता है, अगर उसमें आपका जो टेक्निक और आपका जो सॉल्व करने का तरीका है अगर वो सही है तो आपका वहाँ से एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग आपके नंबर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जो मैथ और लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन होता है तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपका जो ऑप्शन है वो आपको कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं जी। अगर आपका तरीका उसको सॉल्व करने का सही है। तो अगर आपका उसमें जो पोर्शन आता है 10 क्वेश्चन आते हैं उसमें, तो अगर आपको 10 के 10 क्वेश्चन अगर सही होते हैं तो आप वहाँ से 20 नंबर की बढ़त प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि वहां पे लड़के मार खा रहे हैं ज्यादा। और दूसरा जो उसका जो लास्ट वाला पोर्शन आता है, जो पैराग्राफ वाला पोर्शन आता है, उसमें भी थोड़ा आपका ये होता है कि अगर आप पैराग्राफ की जो लैंग्वेज है उसको सही ढंग से समझ गए तो आपके उसमें कभी कभार फर्स्ट पेपर में 2 पैराग्राफ पूछ लेता हूँ, 1 जी। पैरा पूछ लेता है। हाँ, तो वहां से भी आपका ये है कि स्कोरिंग अच्छा नंबर आ जाता है, 5-6 नंबर वहाँ पैराग्राफ से भी निकाल लिया और वो इजी होता है। लेकिन इसके लिए वो क्या करें बच्चे? वो तो कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है। आप टेक्निक बताइए कि आखिर वो क्या करें। हाँ सर, टेक्निक का जैसा जो मैथ वाला पोर्शन या लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन होता है तो उसमें नॉर्मली हमारा जो वो आता है, ये प्रॉफिट वाला आता है, कई बार आपका जो पॉपुलेशन वाला आता है। तो उसमें जब हम जो स्क्रीन होती है तो उस पर जब हम जो देखते हैं डेटा का देखते जो हैं एनालिसिस तो करते हैं, उसमें हमको डेटा के लिए बार बार इसको आगे पीछे जाना करना पड़ता है। तो उसमें हाँ। टाइम का थोड़ा मैनेजमेंट का दिक्कत होता है। हाँ। तो उसमें आपको उसमें जो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं या कंप्यूटर पे एग्जाम होते हैं? जी जी, हाँ ठीक है। तो उसमें ऑनलाइन? हाँ, तो उसमें आपको सबसे पहले तो जो आपको डिटेल दी होती है, डाटा दिया होता है, उसको समझना होता है कि एक्चुअल में वो किसकी बात कर रहा है। ठीक है। और दूसरा ये कि वो पूछ क्या रहा है। कई बार बिल्कुल। हम उसी में कंफ्यूजन कर जाते हैं कि वो हमसे पूछ कुछ और रहा होता है, हम वहाँ कुछ किसी और चीज़ की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो वो पोर्शन इसलिए ज़्यादातर हमारा गड़बड़ हो जाता है। अच्छा। वहाँ उसको थोड़ा समझने की जरूरत है, ट्रिकी मेथड यूज़ करते हैं वहाँ नॉर्मली। हाँ, तो ट्रिक ही बता दीजिए, कौन सा ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, कैसे करते वो हैं? थोड़ा राज खोलिए, बच्चों को बताइए। हाँ। राज उसमें सर ऐसा वो आपको या तो क्वेश्चन में ही आपको कुछ ऐसे टर्म दे देते हैं या कुछ ऐसी वैल्यूज दे देते हैं कि जो आपको बाद में काम आ सकती हैं। तो बेशक। आपको वो वैल्यू
थोड़ा याद रखनी होती है, जो आपको सॉल्व करने के लिए पेपर मिलता है। हाँ, आप कोशिश तो करें उसको उस समय थोड़ा सा उसको कहीं पे रफ में लिख लीजिए, और जो आगे पीछे कंप्यूटर करते हैं, ताकि आपको जो है ना बार बार उस परेशानी से आपका टाइम वहाँ पे ज़्यादा बर्बाद ना हो। और जो कैलकुलेशन है, जो पॉइंट है, तुरंत आप रफ पेपर तो मिलता होगा, जी जी जी। उसमें आप नोट कर लीजिए, ताकि आगे के लिए दिक्कत कम हो, क्योंकि वहाँ पे समय आपको बचाना है। और मेरा मानना है कि इसका जो इलाज है एग्ज़ाम से पहले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने 10 साल का बढ़िया से प्रैक्टिस किया है और हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से उलट पुलट के अच्छे से समझा है, टाइम दिया है, तो मैं मानता हूँ कि वहाँ पे आप बहुत ही काम कूल होकर के कंफर्टेबली आप उस काम को कर सकते हैं, है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसका सबसे बड़ा इलाज है। और कई लोग कहेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा हूँ प्रैक्टिस, लेकिन प्रैक्टिस करने के तरीके को आपको थोड़ा सा बदलना होगा। प्रैक्टिस जो आप कर रहे हैं वो बहुत ही फास्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा सुकून के साथ, धीरे धीरे, आराम से। और आप ये सोचिए कि ये डेटा चेंज होगा तो कैसे आपके दिमाग में होना चाहिए। और कई बार जैसे मंगलवार, बुधवार, इस टाइप का, संडे, मंडे, ट्यूसडे से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, मंथ से रिलेटेड 1 2 3 होता है, उन सबको बहुत ही सुलझाव के साथ, सुकून के साथ तैयारी करेंगे तो मुझे लगता है कि हो जाएगा। क्योंकि बच्चे ना सिर्फ जल्दबाजी में ही प्रैक्टिस करते हैं, भागम भाग लगी हुई है, ठीक है। तो थोड़ा सा बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, उस पर ज़्यादा अगर मेहनत करेंगे 5-10 नंबर बढ़ा सकते हैं जी। सोशियोलॉजी के लिए बताइए। सोशियोलॉजी में दूसरे, हाँ, उसमें आपका मेनली जितने भी हमारे थिंकर्स होते हैं, हाँ, तो थिंकर्स में उसमें कई बार जैसे कोई स्टेटमेंट होता है किसी थिंकर का, बेशक, तो वो उससे आप रिलेटेड पूछ लेते हैं। रिलेटेड पूछ लेते हैं, और उसमें आपको थोड़ा घुमा के पूछते हैं कि जैसे उन्होंने पूछ लिया कि इस थिंकर ने ये कहा, लेकिन सेम थिंकर ने इस टाइम में क्या कहा। बिल्कुल। तो इसको आपको देखिए, इनका कहने का मतलब यह है कि कंपैरेटिव स्टडी पे आपको फोकस करना है। जैसे एलिनेशन पे अगर कार्ल मार्क्स बोलते हैं, तो एलिनेशन पे और कौन बोल रहे हैं इनमें से, जैसे मैक्स वेबर है, दुर्खिम है, हर्बर्ट स्पेंसर है, ये ऑप्शन आ जाएगा, तो उनमें से आपको चुनना है। तो आपको हमेशा ध्यान में ये रखना है कि किसी एक टॉपिक पे, जैसे सोसाइटी पे अगर दुर्खिम बात कर रहे हैं, तो सोसाइटी से मिलता जुलता टच कौन कर पा रहा है। तो हमेशा आप जब भी थिंकर पढ़ें तो कंपैरेटिवली आप थॉट रखें, एनालिटिकल रखें, और बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। इस पे हमने बहुत काम किया है, समझ रहे हैं। पूरी हमारी जो है ना पूरी सीरीज़ है, बहुत बच्चे ने नेट क्वालिफाई किया है, अपीयरिंग में कंटिन्यू हमारे यहाँ से, हमारी हेल्प से बच्चे नेट क्वालिफाई कर रहे हैं। तो उसके लिए तो हमने बहुत अच्छे तैयार कर दिया है। चूँकि आप क्वालिफाई है, तो आपका थोड़ा सा उसमें बच्चे को क्या लगता है कि सामने वाला क्वालिफाई है, तो थोड़ा वो उसको मोटिवेशन मिलता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं, यहाँ पे कम से कम बेसिक कॉन्सेप्ट, सोशल थॉट, सोशल रिसर्च, डेमोग्राफी को अच्छे से समझ करके, ये 3-4 पोर्शन, मॉडर्न सोशोलॉजिकल थॉट, और इन सब पे हमने काम किया हुआ है। अब मेरी पता है आपको, पूरी MCQ हमने अलग अलग तैयार कर रखा है, पूरी होल सिलेबस के आधार पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। और कुछ बताना चाहेंगे सोशोलॉजी के लिए? सही, इसमें तो जैसे आप ये कि कई बार कुछ ऐसी थ्योरीज होती हैं जिनके बारे में किसी थिंकर्स ने कहा होता है, लेकिन कई बार उसी थ्योरी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कोई उसका समर्थन कर देता है। हाँ, इस तरीके से भी सोसाइटी में काम हो सकता है। तो उसमें आपको ये देखना है कि अगर किसी थिंकर ने इस पे ये चीज कहा है, यहाँ तक का है, तो इस पे किसी और थिंकर ने आगे क्या कहा है। जैसे फंक्शनलिज्म को आप ले लीजिए, तो फंक्शनलिज्म में मान लो शुरुआत होती है ब्राउन एंड मेलिनोव्स्की से, ठीक है। ब्राउन मेलिनोव्स्की कहीं गए, फिर ब्राउन एंड मेलिनोव्स्की से फिर दुर्खिम आए, दुर्खिम से अब फिर आप आ जाइए कि पार्सन्स आए, कैसे कैसे उन्होंने एजिल मॉडल दिया, ठीक है, और इस तरह से आगे बढ़ाया। फिर R.K. मर्टन आए, ठीक है, इस तरह से। तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि यहाँ पे विद्यार्थी कई बार नहीं समझ पाते हैं, वो हर चीज़ को आइसोलेशन में समझते हैं, जबकि आपका ये कहना है कि हर चीज़ को आइसोलेशन में नहीं, कनेक्शन करके समझो। अगर उस थ्योरी से रिलेटेड दूसरे, जैसे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी आई कहाँ से, शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे कैसे, जैसे कार्ल मार्क्स है तो डेरेनडॉर्फ क्या बोल रहे हैं, फिर उसके आगे कौन है, जॉर्ज सीमेल क्या बोल रहे हैं, कोजर उसके आगे क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हाँ, इसमें कई बार ये होता है कि जैसे कार्ल मार्क्स ने उसका
कन्फ्लिक्ट के बारे में कहा था, तो उन्होंने कहा था कि सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। जी, लेकिन उसमें जैसे डन ड्राफ्ट हो गया, सिमिल हो गया, तो इन्होंने उन्होंने इसको कहा, फंक्शनलिज्म के रूप हाँ, में कि इन्होंने कहा कि दिखाया। नहीं, वो सोसाइटी के लिए जरूरी है। हाँ, तो वही चीज तो है कई बार बिल्कुल। वो पूछ लेता है कि कौन कौन इस थ्योरी से संबंधित है। तो हाँ, हमें लगता है वो कि पूछ लेगा कि कौन फंक्शनलिज्म से रिलेटेड है, कॉन्फ्लिक्ट को फंक्शन प्रकारजवादी दृष्टिकोण से देखते हैं, कौन कॉन्फ्लिक्ट को अप्रकारजवादी दृष्टिकोण से देखते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत सही है। इससे ये है कि आप कुल मिलाकर के कंपैरिजन एनालिसिस, जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई भी कंटेंट, तो आप ये देखिए उस पर किन किन थिंकर ने क्या क्या बात कही है। और मैं इस पर, चूँकि मेरा जो है थॉट का पोर्शन बहुत बेहतरीन रहा है, मैंने पहले जो है ना अलग अलग टॉपिक पे नेट होता था, थॉट से हमारा नेट है, तो हमारा इस पे बहुत बेहतरीन काम किया हुआ है। तो अगर किसी भी विद्यार्थी को नेट क्वालिफाई करना है तो आप चैनल से जुड़िए, और एक एक कॉन्सेप्ट को मैं बोलूँगा, पॉइंट को समझिए, लिखिए। होता क्या है ना, विद्यार्थी भागते हैं जब कंपैरिजन होता है तो, क्योंकि उनको टफ लगता है, ठीक है, तो वहाँ पे भागना नहीं है। और डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, कोर्सेज है पूरा, तो उस कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए बढ़िया से। पूरे हर एक प्ले लिस्ट है हमारी वीडियोज़ की, बेसिक कॉन्सेप्ट है, सोशल थॉट है, रिसर्च है, डेमोग्राफी है, सोशल चेंज है, और सब पे अलग अलग MCQ भी है। तो उसको अगर जो कर लिया, जो भी विद्यार्थी उससे फ़ायदा उठा रहे हैं तो क्वालिफाई हो रहे हैं, ये चीज़ें हैं। तो अल्टीमेटली आप विद्यार्थियों को क्या बोलना चाहेंगे? इसमें यह है कि अगर नोट्स भी बनाते हैं, या फिर हाँ। अगर आप नोट्स नहीं बनाते, आप डायरेक्टली बुक से भी पढ़ते हैं, तो आप एक बार अगर किसी चीज़ को पढ़ रहे तो उसको थोड़ा रिपीट करिए, क्योंकि एक ही चांस में आपके नोट्स कंप्लीट नहीं हो सकते। बहुत अच्छी इसके लिए बात कही आपको आपने। रिपीटेड उसको बार बार कंटिन्यूसली पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि आपने जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है उसको छोड़ दिया है, आपने ये सोच के कि इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है कि जब आप किसी दूसरे थिंकर को या किसी कॉन्सेप्ट को पढ़े, वहाँ आप उसको रिलेट कर पाए कि जो मैंने छोड़ा था वो इंपॉर्टेंट है। बहुत तो इसलिए अच्छी आपको बात। रिपीट करके पढ़ना तो चाहिए। बिना प्रैक्टिस के, बिना रिपीटेशन के काम नहीं चलेगा। उसके पीछे लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि जो चीज़ें आप एक बार दो बार पढ़ते हैं, कॉन्शसली पढ़ते हैं, जब आप रिपीट करते हैं तो अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, स्पॉन्टेनियसली आप एग्जाम में पकड़ने लगते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप जब कॉन्शसली पकड़ते हैं तो उसमें गलती हो सकती है। अनकॉन्शसली, अगर एक चीज़ बताइए, आप जब पहली बार बाइक चलाना शुरू किए थे, कॉन्शसली चला रहे थे? यहाँ पे बात एकदम उल्टी लगती है। तो आपको ज़्यादा एक्सीडेंट होने का खतरा था, या अनकॉन्शसली आजकल चला रहे हैं जब आप ऑलरेडी चला रहे हैं? तो खतरा कब था एक्सीडेंट होने का? जब आप कॉन्शसली चला रहे थे। तो हमारा सिस्टम ऐसे चलता है कि जब हम अनकॉन्शसली कोई काम करते हैं तो परफेक्ट करते हैं। अनकॉन्शसली करने के लिए प्रैक्टिस हाई चाहिए। अब समझ में आ रही बात? अब जब आपका प्रैक्टिस बहुत हाई होगा, रिपीटेशन बहुत हाई होगा, तो आप एग्जाम में अनकॉन्शियसली आप सही करते चले जाएंगे। लेकिन जब प्रैक्टिस आपका हाई नहीं होगा, जब आप कॉन्शियसली अरे कौन होगा कौन होगा कौन होगा, तो आप घबरा जाएंगे। समझ रहे? तो इसीलिए बहुत ज़्यादा रिपीटेशन करने की ज़रूरत है। इसके पीछे लॉजिक है क्योंकि हमारा दिमाग ना रिपीटेशन पे काम करता है। हम जो प्रोडक्ट है ना आजकल, इसलिए हम लोग हैबिट के प्रोडक्ट हैं। जितना रिपीट करेंगे वो आपकी आदत बन जाएगी। वही सोशियोलॉजी आपकी आदत बन जाएगी, वही रीजनिंग आपकी आदत बन जाएगी। अगर किसी ने 100 बार प्रैक्टिस किया, किसी ने 1000 बार प्रैक्टिस किया, टैलेंट अलग हो सकता है 100 वाले को टैलेंट ज़्यादा हो, लेकिन जीतेगा 1000 वाला प्रैक्टिस वाला, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करता है। समझ रहे बात को? तो बहुत बेहतरीन बात आपने कही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।